Vidras fruit beraber kukşa bir de. Başa devran. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम जो है मिल्क फ़ीवर यानी सूतक बुखार जैसे कहते हैं या सूतक कहते हैं, इसके बारे में कुछ अहम डिस्कशंस करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि सबसे पहले ये बीमारी लगती कैसी है, इसके पैथोजेनेसिस जो है इसका क्या है, इसके क्लिनिकल साइंस क्या है, और आखिर में हमने इसको ट्रीट कैसे करना है। खुसूसन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में हमने इसको कैसे ट्रीट करना है, इसका इलाज हमने कैसे जो है वो मुमकिन बनाना है और इजी तरीके से हमने इसको कैसे ट्रीट करना है। तो इस लिहाज से आज ये हमारी पूरी की पूरी डिस्कशन होगी इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले बात कि इसको मिल्क फ़ीवर कहा जाता है। मिल्क फ़ीवर इसको इस वजह से कहा जाता है कि चूँकि ये जब जानवर जो है वो पार्चुरेट कर जाता है, पहली जो है वो मिल्क जो कि कोलेस्ट्रम होती है, तो वो जब वो दे देता है तो उसके बाद जो है जानवर जो है अक्सर बैठ जाता है, फिर उठता नहीं है। इसकी वजह, इसकी बैकग्राउंड पे इसकी वजह जो है वो हाइपोकैल्सीमिया होती है, यानी कि कैल्शियम डेफिशिएंसी या कैल्शियम का कम मकदार ब्लड में। ये हम डिस्कस करेंगे कि कितना लेवल हो कैल्शियम का, तो ये जो है मतलब कि नॉर्मल होगा, कितना लेवल हो कैल्शियम का तो ये होगा सब नॉर्मल। तो पहली बात जो है मिल्क फ़ीवर ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है। मेटाबॉलिक डिजीज़ का मतलब ये कि ये ऐसा नहीं है कि हम जानवर को ज़्यादा कैल्शियम दें तो जानवर का कैल्शियम वाला मसला जो है वो हल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो कैल्शियम रिजर्व्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर या जानवर की बॉडी के अंदर, तो इससे जो है मतलब कि हार्मोनल तरीक़े से ये जो है मतलब वहाँ बैलेंस होती है ब्लड के अंदर, और हार्मोनल तरीक़े से जो है ये मतलब कि मेंटेन होती है, और हार्मोनल तरीक़े से ये जो है पूरा का पूरा प्रोसेस ही चलता है। पहली बात जो हम इसमें करेंगे तो इसकी काजेज़ क्या है। तो इसकी काजेज़ जो है इसकी काजेज़ में ये है कि जानवर जो है उसकी काविंग हिस्ट्री हो, मतलब कि जानवर ने लास्ट 24 आवर्स के अंदर जानवर ने पार्चुरेट किया हो, जानवर ने बच्चा दिया हो। जानवर ने जब बच्चा दिया हो तो इसका मतलब ये कि उसकी बॉडी के अंदर जो है कैल्शियम ज़्यादा मकदार में यूटिलाइज़ हुआ है, क्योंकि जो यूट्रस है उसकी मोटिलिटी के लिए ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इस तरह जो है बच्चा बाहर फेंकने के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। दूसरी बात ये कि जब जो है फर्स्ट मिल्क उसका लिया जाता है, कोलेस्ट्रम लिया जाता है, तो कभी कभार हम गलती ये कर जाते हैं कि पूरी की पूरी उसकी चुवाई करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका मिल्क जब हम ले लेते हैं तो उसके बॉडी के अंदर कैल्शियम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो माइनस हो जाता है। जब वो माइनस हो जाता है तो उससे कैल्शियम जो है वो डेफिशिएंसी पैदा हो जाती है बॉडी के अंदर। तीसरी बात, जो हाई प्रोड्यूसिंग जो है जानवर होते हैं, इसमें एक ब्रीड की बात भी आ जाती है कि ब्रीड जो है जो हाई प्रोड्यूसिंग ब्रीड है, जैसे कि जर्सी हो गए, हॉल्स्टीन फ्रीजियन हो गई, तो ये जो है ये मोर ससेप्टेबल है, ज़्यादा ससेप्टेबल, ये ज़्यादा बीमार हो जाते हैं बनिस्बत हमारे बाकी मतलब लोकल नस्ल के, जो कि साहिवाल है, या जो लोकल जो है जो हमारी धनी नस्ल है या हमारी अच्छाई नस्ल है, तो उसमें ये मसले बहुत कम आते हैं। एक और बात ये कि जो फर्स्ट कावर होती है, मतलब जिसने पहली दफ़ा बच्चा दिया हो जिस जानवर ने, उसमें ये बीमारी बहुत कम होती है बनिस्बत जिसने 5वीं दफ़ा 6ठी दफ़ा जो है वो बच्चा दिया हो जिस गाय ने। तो उसमें फिर ये होता है कि जो उनकी कैल्शियम मोबिलिटी वाला जो सिस्टम होता है उसके बॉडी के अंदर, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। वो ये एक अहम वजह जो है वो ये भी है कि जानवर जब जो है वो बच्चा दे रहा होता है तो उसके लास्ट डेज पे, आखिरी दिनों में हम उनको हाई ग्रेन या हाई प्रोटीन जो है वो डाइट दे देते हैं। लोग जो है कहते हैं कि जानवर जो है वो चूँकि पार्चुरेशन के करीब है, सोने वाला है, तो हम इसको ज़्यादा अच्छा खुराक दें। हालांकि इस टाइम अच्छे खुराक, अच्छे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम हाई डाइट देते हैं उसको, हाई प्रोटीन डाइट, तो वो जो है एसिडिक एनवायरनमेंट पैदा कर देता है इसमें, र्यूमन में, तो इस तरह इंटेस्टाइन में। तो वो जो है वो जो कैल्शियम ने एब्जॉर्ब करना होता है अल्कलाइन जो है वो इन्वायरमेंट में, तो वो अल्कलिनिटी उसकी ख़त्म हो जाती है।
तो इंटेस्टाइन की, तो इस वजह से जो है वो कैल्शियम जज़ब नहीं होता। जो भी जानवर खुराक खा रहा होता है तो उससे वो कैल्शियम जज़ब नहीं होता तो है, और बोन के अंदर जो रिज़र्व हैं कैल्शियम के वो कम होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि उसने बाद में पार्चुरेट करना है, तो अच्छी बात यह है कि हम फीडिंग मैनेजमेंट करें जानवर की। अगर जब जो है वो मतलब पार्चुरेशन के करीब हो तो उससे पहले हमने उसको जो है हाई प्रोटीन डाइट नहीं देनी। वो चूँकि मेंटेन कर देता है 3 हार्मोन। एक होता है पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच हम इसको कहते हैं। दूसरा होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन, और तीसरा जो है इसमें मेन रोल जो है वो विटामिन डी का है। और भी इसमें कुछ जो है हार्मोन्स इन्वॉल्व है, पर मेनली 2 हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन। और मेनली जो इसमें इन्वॉल्व है वो इसके साथ विटामिन डी आ जाता है। तो जो है विटामिन डी है तो ये चूँकि एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, इस तरह यूटिलाइजेशन में भी, कैल्शियम की यूटिलाइजेशन में भी हेल्प कर लेता है। कैल्सिटोनिन जो है, कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब कि जो खुराक से कैल्शियम आता है तो उसके हड्डियों में जज़ब करने का काम जो है ये कैल्सिटोनिन हार्मोन का है। इस तरह जो पैराथायराइड हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन जो है वो डीमिनरलाइजेशन करता है। जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम है, तो जब खून के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है तो पैराथायराइड हार्मोन खारिज हो जाता है, और उधर से हड्डियों से वो कैल्शियम को अलग करके तो कैल्शियम को लेके आता है खून के अंदर। तो ये आसान है, इसमें कोई मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो ये 2 हार्मोन्स मेनली इसमें इन्वॉल्व है, इस तरह एक विटामिन मेनली इसके अंदर इन्वॉल्व है। एक और बात ये कि जब जो है हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशेंसी हो, विटामिन डी चूँकि एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, तो विटामिन डी की जब डिफिशेंसी हो और ख़ुराक के अंदर हम उसको मिनरल खिलाते भी जाएं तो विटामिन डी जो है वो उसको चूँकि एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर लेता है, तो एब्जॉर्ब नहीं करता। विटामिन डी अवेलेबल नहीं है तो एब्जॉर्प्शन उसकी कैसी होगी। तो उसके लिए ये है कि हमको जो है ना विटामिन डी सप्लीमेंट्स देते हैं उसको, ताकि जो कैल्शियम है तो वो एब्जॉर्ब हो, किडनीज़ के थ्रू वो खारिज ना हो। इसमें कुछ किडनीज़ के प्रॉब्लम भी आ जाते हैं फिर जानवर के, जब जो है ज़्यादा वो कैल्शियम को एक्सक्रीट कर देता है, और कैल्शियम जो है वो चूँकि उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती किडनीज से, तो ये जो है फिर मसला कर जाता है। विटामिन डी का ये एक मेन इशू है। ये हम ट्रीटमेंट में इंशाल्लाह ताला इसको डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या जो है ना तरीक़ाकार हैं। अच्छा, एक और बात कि कभी कभार जो है इटियालॉजी में, या ये हम कहते हैं कि इसके काजेज़ में कैल्शियम के डिफिशेंसी या हाइपोकैल्सीमिया के काजेज़ में एक काज ये भी है कि कभी कभार फास्फोरस की जो है वो डिफिशेंसी हो जाती है, हाइपोफास्फेटीमिया हो जाता है। तो उसकी वजह से जो है ना चूँकि कैल्शियम और फास्फोरस का एक अपना लेवल है, तो जब वो मेंटेन नहीं होता तो उसकी वजह से भी वो साइन सिम्टम्स आ जाते हैं जो कि कैल्शियम के हैं। मतलब कि कैल्शियम के जो साइन सिम्टम्स है कैल्शियम डिफिशेंसी के, वही साइन सिम्टम्स जो है वो हाइपोफास्फेटीमिया में भी शो हो जाते हैं। कभी कभार जो दूसरा है मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, अननोन रीजंस है इसके बिहाइंड। तो कभी कभार मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाता है, तो मैग्नीशियम जब ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से जो है वो एक तो जानवर को डायरिया भी लग जाता है। दूसरी बात ये कि एसिटाइलकोलिन जो है वो खारिज हो जाता है, और कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो जानवर जो है मतलब हाइपर मैग्नीसीमिया में भी हमारे हाइपोकैल्सीमिया की तरह वो साइंस शो करता है। हालांकि वो मैग्नीशियम उसका ज़्यादा हो गया होता है, हम सोच रहे होते हैं कि ये इसका कैल्शियम कम है, तो इसके जो है ना ये मतलब कि जो हाइपोकैल्सीमिया है या मिल्क फीवर है, इसके क्लिनिकल साइंस क्या क्या है। तो क्लिनिकल साइंस जो है इसके 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो स्टेज 1 है, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3। स्टेज 1 में जो है उसके क्लिनिकल साइन होते हैं, तो जानवर एनोरेक्सिक होता है, खाना पीना नहीं खाता, खुराक जो है उसकी जो है वो कम हो जाती है, मतलब फीड इनटेक उसकी कम हो जाती है। दूसरी बात, कॉन्स्टिपेशन उसके अंदर हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है। जानवर जो है चूँकि ये इंटेस्टाइन के अंतड़ियों की हरकत के लिए जो है कैल्शियम चाहिए होता है,
तो चूँकि कैल्शियम है नहीं तो अंतड़िया जो है या उसका र्यूमन जो है वो हरकत नहीं करता, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तीसरी बात जो है, जानवर थोड़ी सी जो मतलब उसके अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है। कभी जिस तरह कीटोसिस के अंदर जो है एक्साइटमेंट आ जाती है, जानवर जो है वो मतलब कि थोड़ी सी बात पे जो है वो ज़्यादा उचकता है, ज़्यादा जो है वो रिस्पांस शो करता है। तो ये जो है ये एक्साइटमेंट थोड़ी सी उसके अंदर आ जाती है। और इसके अलावा शिवरिंग या मसल ट्रिमर्स जो है ये उसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जिसमें जो है लिम्स के अंदर मतलब कि पैरों में इस तरह उसके हेड में और उसके जो है बाकी बॉडी पे भी मतलब कि मसल ट्रिमर्स जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम शो हो जाते हैं। ये स्टेज 1 में मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टेज 1 जो है ये हम ऑब्जर्व ही नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर मतलब स्टेज 1 का मतलब थोड़ी मकदार में कैल्शियम कम हुई है, तो ये जो है मतलब ज़्यादा उसका इतना इफ़ेक्ट इसका नहीं होता। ये खुराक से जो है जानवर ख़ुद ब खुद इसको ठीक कर लेता है, या अगर हम उसकी चुवाई कम कर लेते हैं, मिल्क उससे कम ले लेते हैं, तो वो ख़ुद ब खुद ये ठीक हो जाता है। दूसरा जो स्टेज है, इसका मतलब कि जानवर का कैल्शियम थोड़ा सा ज़्यादा कम हो गया है, तो ये जो है स्टेज ये पहले स्टेज से ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें जानवर क्या कर लेता है कि जानवर बैठ जाता है, डिप्रेस होता है, जानवर जो है वो सिटिंग पोजीशन में चला जाता है। और जानवर जो है मतलब जो मिल्क फीवर का एक अपना पोस्चर है कि वो जानवर गर्दन को टेढ़ करके मतलब कि पेट के ऊपर रख देता है, तो पीछे लेके आता है गर्दन को और वो अपने ऊपर रख लेता है, तो वो पोस्चर इख्तियार कर लेता है। इसको कहते हैं पार्चुरेंट पेरेसिस पोस्चर या पार्चुरेंट पोस्चर्स भी इसको कहा जाता है। तो ये जो है या मिल्क फीवर पोस्चर भी इसको कहा जाता है, ये आसान है। तो ये जो है मतलब सेकंड स्टेज में होता है। सेकंड स्टेज में एनल रिफ्लेक्स भी ख़त्म हो जाता है। एनल रिफ्लेक्स मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें फील नहीं होता। इसके अलावा जो है उसके जो प्यूपिल है, प्यूपिल वो उसका जो रिफ्लेक्स है वो लाइट को शो कर रहा होता है, पर बहुत कम शो कर रहा होता है कि प्यूपिल का जो है ना मतलब रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स लाइट वो बहुत कम हो जाता है। और अगर आपने अंदाज़ा लगाया होगा तो मिल्क फीवर के अंदर जो है वो प्यूपिल डायलेट कर जाता है, मतलब कि ज़्यादा जो है उसकी आंख का दायरा वो बड़ा हो जाता है अंदर वाला। तीसरा जो स्टेज है, इसका मतलब कि कैल्शियम जो है ज़्यादा मकदार में उसका कम हो गया है, बहुत ज़्यादा मकदार में जब कैल्शियम कम हो जाता है तो इसको हम थर्ड स्टेज ऑफ मिल्क फीवर इसको कहते हैं। तो थर्ड स्टेज में कैल्शियम जो है ज़्यादा मकदार में ही कम हो गया होता है, तो पहले और दूसरे स्टेज के लिहाज से ये ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें जो है जानवर का टेम्परेचर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम 96 की तरफ आ जाता है, कभी कभार तो 94 95 की तरफ भी आ जाता है, पर 96 का आइडियल इस वजह से कहा जाता है कि 96 से ज़्यादा कम हो तो उसके बचने के चांसेस भी फिर कम हो जाता है, क्लिनिकल पॉइंट है ये। तो जो है 96 तक उसका टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है, मतलब 102 से जो उसका नॉर्मल है टेम्परेचर उसका गिर के तो 96 में आ जाता है। स्टेज 1 में उसका टेम्परेचर जो है वो 100 तक होता है, कभी कभार जो है 99 तक भी होता है। स्टेज 2 में 98 तक उसका टेम्परेचर होता है, वो कम हो जाता है। और स्टेज 3 में जो है वो 96 तक उसका टेम्परेचर आ जाता है। स्टेज 3 जो है इसमें जानवर कभी कभार जो है वो जो पार्चुरेंट पेरेसिस पोस्चर है वो इख्तियार कर लेता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो पोस्चर भी उसका ख़त्म हो जाता है, वो जानवर लेट जाता है, बिल्कुल जो है वो लेटा होता है ज़मीन पे। तो मतलब कि ऐसा जो है कहा जाता है कि ये मतलब कि मरने के करीब है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, इसका इलाज ना किया जाए, तो 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर ये एक्सपायर भी हो सकता है। और इसमें ये होता है कि जानवर के एक्सट्रीमिटीज़ जो है मतलब उसके कान, उसके पाँव ये ठंडे होना शुरू हो जाता है, उसकी दुम ये ठंडे होना शुरू हो जाता है, और जो उसके मेन बॉडी है उसको टेम्परेचर देने के लिए बॉडी जो है वो ज़्यादा अपनी एनर्जी इस्तेमाल कर लेती है। इसमें ब्रेडिकार्डिया होता है, मतलब कि जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाता है, और अगर हम उसको फील करें तो स्टेथोस्कोप, तो ये जो है हमें फील जो है हार्ट साउंड के वो बहुत उसके कम हो जाते हैं, मतलब उसकी इंटेंसिटी जो है वो हमें बहुत लो फील होती है।
इसके अलावा उसका जो रिस्पायरेशन रेट है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। रिस्पायरेशन रेट स्टेज 1 स्टेज 2 में भी कम हो जाता है, पर स्टेज 3 में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जानवर जो है कॉन्स्टिपेटेड होता है, र्यूमन जो है उसका हरकत नहीं करता। और ये थर्ड स्टेज जो है ये मतलब कि 8 से 12 घंटे तक हो सकता है, पर 8 से 12 घंटे के बाद जो है ये मुश्किल है कि जानवर बच जाए। हाँ, जानवर जो है सीवियर डिप्रेशन में होता है, कॉन्शियसनेस लॉस इसमें होता है, वीकनेस, इस तरह जो है कभी कभार जानवर के अंदर ब्लॉट हो जाता है, जानवर जो है फूल जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर जो गैसेस है, र्यूमन के अंदर जो गैसेस है, उसको निकालने के लिए मसल्स मूवमेंट करते हैं, और मसल्स मूवमेंट के लिए कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम तो है नहीं, तो वो जो है वो ब्लॉट जो है वो हो जाता है। तो इसकी वजह से वो जब ब्लॉट बन जाता है, गैस भर जाती है र्यूमन के अंदर, तो उसका ज़ाहिरी बात है उसका इफ़ेक्ट होता है रिस्पायरेशन के ऊपर भी, मतलब कि वो थोरेसिक कैविटी के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट होता है। तो जो लंग्स होती है वो जो है मतलब उसके अंदर उसके दबाव में आ जाती है, तो रिस्पायरेशन रेट जो है इस वजह से भी कम हो जाता है। कभी कभार इसमें अगर हम कोई चीज़ पिलाते हैं जानवर को, तो एस्पायरेशन नमूनिया के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो जानवर के अंदर जो है वो बहुत कम हो जाता है मसल मूवमेंट। जो मसल मूवमेंट है जानवर कोशिश कर रहा होता है उसके उसके वाइटल्स बरकरार रहें, उसके ब्रेन और उसके जो है हार्ट, लंग्स उसके इस तरह ये जो है ये ज़्यादा एक्टिविटी करे, तो इसके लिए जो है वो जानवर ज़्यादा उसकी बॉडी ज़्यादा कोशिश करती है। तो इस स्टेज पे कोई चीज़ पिलानी नहीं चाहिए, एस्पायरेशन नमूनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। उसके जो है और जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के जो मतलब साइन सिम्टम्स है वो सब क्लिनिकल के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, जनरल डिप्रेशन हो गया। जानवर जो है वो डिप्रेशन में होता है, वो उसको जो है मतलब कि डल डिप्रेस एनोरेक्सिक होता है जानवर। इस तरह जो है जानवर ने चूँकि रिसेंटली पार्चुरेट किया होता है, तो जानवर के अंदर जो प्लेसेंटा है वो भी रिटेन्ड रह जाता है, कभी कभार तो बल्कि प्रोलैप्स भी हो जाता है। तो प्रोलैप्स के और प्लेसेंटा के कासेस में ये बात भी है कि जानवर के अंदर मिनरल डिफिशिएंसी हो या कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो, तो कोई और मिनरल भी हो सकता है, विटामिन ई, सेलेनियम भी हो सकता है, पर मेनली कैल्शियम भी हो सकता है। और कभी कभार डिस्ट्रोकिया भी जो है वो इसी वजह से हो सकता है, क्योंकि जानवर जो है उसके अंदर ताकत नहीं होती, कैल्शियम नहीं होता कि वो जानवर वो जो है उसको एक्सपेल करें, बच्चे को बाहर फेंके। अगर जो है हम क्लिनिकल की बात करें, क्लिनिकल मिल्क फीवर या क्लिनिकल पार्चुरेंट पेरेसिस की, तो जो है उसमें वही साइन सिम्टम्स होंगे जो स्टेज 3 के हैं। मतलब जानवर जो है वो 96 तक टेम्परेचर आ जाएगा, ज़्यादा डिप्रेशन, ज़्यादा एनोरेक्सिक, ब्लॉट उसका, इस तरह जो है एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो उसके कोल्ड होंगे, और मतलब ब्रेडिकार्डिया होगा, और रिस्पायरेशन रेट उसका कम हो गया होगा। तो ये क्लिनिकल और सब क्लिनिकल मिल्क फीवर। अब हम आ जाते हैं लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन के ऊपर। अगर हमने जो है लेबॉर्ट्री टेस्ट करना है जानवर का, हमने चेक करना है कि इसका मतलब कैल्शियम लेवल क्या है, तो हम इसके लिए एक टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं टोटल सीरम कैल्शियम। तो टोटल सीरम कैल्शियम जो है ये एक एनालिसिस है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि जानवर के अंदर जो है वो मिनरल डिफिशिएंसी है, कैल्शियम डिफिशिएंसी है कि नहीं है। अगर जो है जानवर स्टेज 1 और स्टेज 2 का हो मिल्क फीवर का, तो उसका जो कैल्शियम होता है वो 2 मिली मोल पर लीटर तक होता है। मतलब जो उसका ब्लड है तो उसके अंदर कैल्शियम लेवल 2 मिली मोल पर लीटर यहाँ तक होता है। अगर जो है जानवर थर्ड स्टेज का है, तो वो मतलब कि 0.5 तक आ जाता है। नॉर्मल जो है वो 2 से ऊपर जो जितने भी होंगे वो नॉर्मल होंगे, 2 से नीचे जो होंगे मतलब कि 0.9 से लेके 0.9 मतलब कि 1 से भी कम, या 1 से लेके 2 तक, इसके दरमियान जो भी जो है मतलब कि स्टेजेस है, चाहे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9 तक, तो मतलब कि ये जो है स्टेज 1 और स्टेज 2 मिल्क फीवर ये कंसिडर किए जाते हैं।
और ये 1 से जो कम हो जाते हैं 0.5 तक, 0.5 तक, तो ये जो है मतलब थर्ड स्टेज जो है वो कंसिडर की जाती है। तो 0.5 मिली मोल पर लीटर ये जो है कैल्शियम अगर हो तो ये थर्ड स्टेज है और ये इमरजेंसी सिचुएशन है। इसमें जो है जानवर 2-3 घंटे के अंदर अगर उसकी जो है ट्रीटमेंट ना की जाए तो डेथ काज हो जाती है। अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें, हमें पता ना चले कि ये जानवर जो है इसकी मिल्क इसका कैल्शियम ये कैल्शियम डेफिशिएंट है या कोई और मसला है, तो इसके किस किस से हम इसको डिफरेंशियली डायग्नोस करेंगे। तो सबसे पहली बात, हम ट्रामेटिक कोई इंजरी हो, जैसे कि मतलब कि जानवर को जो है वो कोई इंजरी हुई है और उस इंजरी की वजह से जानवर लेटा है, हम सोच रहे होते हैं ये कैल्शियम डिफिशियंसी से लेटा होता है, तो मतलब कि कोई बोन, कोई टेंडन, कोई जो है मसल, उसका कोई मसला आ गया हो। दूसरी बात जो है, जो पेरिफेरल नर्व है या जो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो सीएनएस या पीएनएस, इसमें कोई मसला हो, मतलब दिमागी उसका कोई फलज वगैरह का अटैक हो, तो उसकी वजह से भी जो है ये हो जाता है। कभी कभार चूँकि जानवर जो है वो जब जानवर जो है वो पार्चुरेट कर रहा होता है तो उस टाइम कुछ नर्व्स जो है वो प्रेस हो जाते हैं, तो वो नर्व्स भी जब प्रेस हो जाते हैं उस वजह से भी जानवर नहीं उठता। तो ये भी मतलब के इश्यू होता है जानवर के जानवर के लेट सिटिंग पोजीशन की, कि वो उठता नहीं है। तो एक और बात, ये कभी कभार मेस्टाइटिस में भी जानवर जो है, जो सीवियर सेप्टिसीमिया हो, तो उसमें भी जानवर नहीं उठता। तो ये चंद केसेस है, इसमें हम जो है हमें पता चलाना होता है कि जो है जानवर मिल्क फीवर की वजह से लेटा हुआ है या इन बीमारियों की वजह से लेटा हुआ है। अगर हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि ये जानवर जो है ये मिल्क फीवर ही है, ये कैल्शियम डिफिशिएंसी ही है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए 3 हमारे पास पॉइंट हों। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जानवर ने अभी रिसेंटली पार्चुरेट किया होगा, बच्चा दिया होगा। दूसरी बात जो है, उसके अंदर क्लिनिकल साइंस ऑफ मिल्क फीवर होंगे, जो उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन है, एनोरेक्सिक है, जानवर जो है वो मिल्क फीवर पोजीशन है, इस तरह जो है ये उसके अलामात होंगे। तीसरी बात जो है वो कैल्शियम थेरापी जब हम उसकी करेंगे तो उसको रिस्पांस शो करेगा, मतलब कि हम उसकी कैल्शियम जो है वो उसको इन्फ्यूजन लगाएंगे तो वो रिस्पांस शो करेगा। अगर उसने रिस्पांस शो किया तो इसका मतलब ये कि जानवर को मिल्क फीवर ही था, उसका कोई उसके अलावा कोई मसला नहीं था। अगर जो है रिस्पांस शो नहीं करता और ये बाकी 2 इसके साइंस भी नहीं है, तो इसका मतलब जानवर के अंदर मिल्क फीवर नहीं है, ये कोई और मसला है। अब इसका इलाज क्या करना है, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट चूँकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इसमें जो है हम ड्रिप लगाएंगे, कौन सी इन्फ्यूजन लगाएंगे हम, कैल्शियम की कोई भी अच्छी इन्फ्यूजन जो है वो आप लेके तो आप आईवी करेंगे। पर ये है कि कैल्शियम जो है अगर आपने कोई लगाना हो 200 से लेकर 300 ml तक ये आपने लगानी है, तो उसके 2-3 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा तो ये है कि आपने जो है 300 ml का अगर कैल्शियम लगाना है तो स्लो आईवी लगाना है, मतलब कि 20 मिनट के अंदर ड्रिप ख़त्म, इन्फ्यूजन ख़त्म होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, अगर आपने कैल्शियम सादा सिर्फ कैल्शियम लगाना है तो ये भी ठीक है, पर अगर आप जो है कोई मिक्सचर ऑफ मिनरल लगाएं, मोस्टली जितने भी इन्फ्यूजन्स आ जाते हैं तो वो जो है उसके अंदर और भी बहुत सारे मिनरल होते हैं, ग्लूकोज होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी जो है मतलब कि अगर आप लगाए तो किसी और की डिफिशिएंसी हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगी इसके साथ साथ। पर ड्रिप जो है इन्फ्यूजन ये स्लो होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इन्फ्यूजन ख़त्म हो जाता है जानवर अच्छे रिस्पांस शो करता है और जानवर जो है वो फौरी जो है वो मतलब कि यूरिनेट भी कर जाता है, डेफिकेट भी कर जाता है, पेशाब भी करता है और मतलब वो गोबर भी कर देता है। तो इसका मतलब ये जानवर जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। अच्छा, कभी कभार जो है हम जो है कैल्शियम इन्फ्यूजन लगाते हैं, तो ये थोड़ा सा इन्फ्यूजन लगाया, जानवर को हार्ट अटैक आया, क्योंकि ये कैल्शियम जो है ये हार्ट अरेस्ट भी कर लेता है। तो इसका क्या इलाज है? तो इसका इलाज ये है कि कैल्शियम इन्फ्यूजन लगाने से पहले आप उसको एट्रोपिन लगाएं। एट्रोपिन जो है, एट्रोपिन सल्फेट जो है ये टैकीकार्डिया करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है।
चूँकि ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो हार्ट रेट डिक्रीज़ है, तो मतलब कि ये जो है उसका इलाज है, उसका अपोजिट है, कैल्शियम के अपोजिट काम है ये। तो हम जो है उसको एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन पहले लगाते हैं, और अगर ज़रूरत हो तो आप एविल भी लगा सकते हैं, मेप्रासान वगैरह, या थोड़ा सा आप डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, इसके भी फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जानवर जो है ये ख़तरनाक सिचुएशन में है और हमें रिस्पांस नहीं देगा, तो आप जो है आधा इन्फ्यूजन जो है आप आईवी लगाएं नाड़ के अंदर, और आधा इन्फ्यूजन आप सब कट लगाएं। तो आप जब सब कट लगाएंगे तो उसके भी अच्छे रिस्पांस आपके पास आ जाएंगे। अगर जानवर जो है वो 12 घंटे के अंदर अंदर आपको रिस्पांस शो नहीं करता, तो आप जो है इसको रिपीट करें, अपने इलाज को रिपीट करें। इलाज को आप रिपीट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा। कभी कभार जो है सर्दियों में जानवर जो है उसको कैल्शियम इन्फ्यूजन को अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहा होता, तो आपने जो है उसको उसके कमरे के अंदर हीटर लगाना है, या इसका जानवर के इर्द गिर्द जो है वो ब्लैंकेट लपेटना है। अगर जगह गीली है तो उस गीली जगह का आपने इलाज करना है, मतलब कि उसको खुश्क जगह प्रोवाइड करनी है, उसको अच्छी बेडिंग देनी है जानवर को, तो उससे जानवर जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इंशाअल्लाह ताला ये आपको पसंद आ गए होंगे। तो ये ऐसे है कि ये मतलब कि एक ख़तरनाक कंडीशन है, और इसका इलाज भी बहुत आसान है, पर ये थोड़ा सा टेक्निकल है। तो मैं तो मोस्टली ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप मिल्क फीवर को ट्रीट करें तो हमेशा स्लो आईवी लगाएं। दूसरी बात, आप आईवी लगाने के बाद आप जो है, क्योंकि जानवर जो है वो गंध में बैठा होता है, उसको मिस्टाइटिस के चांसेस भी होते हैं, और जानवर जो है रिसेंटली उसने पार्चुरेट भी किया है, तो आप कोई अच्छा सा उसको एंटीबायोटिक भी लगाए, सेफ्टोफल लगाए, उसको एंटीबायोटिक कोई अच्छा सा उसको लगाए, एंटीबायोटिक डोज उसको दें। इसके अलावा आप जो है फास्फोरस का इंजेक्शन ज़रूर लगाएं, जैसे कि फास्फान, टोल्डिमोसफास सोडियम, या जो है टोलफास के नाम से आता है, और भी बहुत नामों से आते हैं। फास्फान जो है ये मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इसके रिस्पॉन्सेस भी बहुत अच्छे, तो आप जो है उसका इंजेक्शन लगाए ज़रूर। तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, विटामिन ADE का इंजेक्शन लगाएं। विटामिन ADE का इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिल्क फीवर के इलाज में। अगर ये आप नहीं देते तो जो है वो जो कैल्शियम आपने दिया हुआ है, तो हो सकता है कि उसका ज़्यादातर हिस्सा वो ज़ाया हो जाए, और वो जो है एक्सक्रीट आउट हो जाए किडनीज़ के थ्रू। तो आप जो है विटामिन ADE का इंजेक्शन उसको ज़रूर लगाएं। और जानवर जब मतलब बच्चा दे, तो बच्चा देने से पहले तकरीबन 2 हफ्ते और उसके बाद के 2 हफ्ते, मतलब ये 1 महीना, आप उसको कोशिश करें कि उसको कम ग्रेन पे रखें, उसको ग्रेन वाली फीड या हाई प्रोटीन डाइट ही ना दें। और आप उसको अगर कैल्शियम देना चाहते हैं तो कैल्शियम भी ऐसा कैल्शियम दें जिसके अंदर मिनरल हो, जिसके अंदर वाइटामिन हो, सारे के सारे मिनरल जिसके अंदर हो, और इस तरह मुख्तलिफ वाइटामिन उसके अंदर हो, तो इसके जो है इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और जानवर जो है वो मतलब कि उसकी बाकी जो डिफिशेंसी होती है सोडियम की, पोटाशियम की, क्लोराइड की, या इस तरह कोई और डिफिशेंसी है जानवर के अंदर, मैग्नीशियम की है या फास्फोरस की है उसकी डिफिशेंसी, तो वो भी कवर हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मिल्क फीवर के लिहाज से, तो ये आज हमने डिस्कस किए। होपफुली आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपने हमारी वीडियो मुकम्मल देखी तो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपने पूरी वीडियो देखी है। अगर आपको हमारी वीडियो से कोई फ़ायदा हो तो आप जो है हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ये हमारी हौसला अफजाई के लिए बेहतरीन रहेगी। इसके अलावा आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में अच्छी वीडियोज़ आपको मिलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह पामान।